हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेज। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं पादप आकार की, और जीव विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। पहले पादप आकार की होता क्या है, तो इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन किसका करते हैं, ये कैसा शाखा है। तो देखिए, पादप आकार की इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। पेड़ पौधे का बाहरी संरचना का अध्ययन पादप आकार की यानी मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो यानी कभी कहता है कि मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो मॉर्फोलॉजी मतलब पेड़ पौधे की जो बाहरी संरचना होती है और उसका आकार होता है, उसका अध्ययन हम लोग मॉर्फोलॉजी में करते हैं। यानी कि मुख्य रूप से बाहरी संरचना। अब है कि बाहरी संरचना में किसका, तो बाहरी संरचना जैसे कि आपका पुष्प हो गया, फल हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, ये सब के सब तो बाहरी संरचना है। पत्तियां हो गई, सारे सब क्या है, बाहरी संरचना है। और इसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी यानी पादप आकार की में करते हैं। पादप आकार की कम और मॉर्फोलॉजी ज़्यादा मिलता है, इसलिए मॉर्फोलॉजी याद रखिएगा कि मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो पेड़ पौधे के बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। अब इतने सारे का अध्ययन करते हैं, तक हम किसी एक टॉपिक में पढ़ेंगे आज। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुष्प के बारे में, क्योंकि सब पर बहुत सारे डिस्कस होना है। तो पहला टॉपिक पकड़ते हैं हम लोग पुष्प का, और पुष्प का पढ़ते हैं यानी फ्लावर। चलिए फ्लावर की बात करते हैं। तो पुष्प, सबसे पहले क्वेश्चन आता है पुष्प पर कि यह पौधे का जनन अंग होता है। पहला पॉइंट क्या होता है यह, तो पौधे का जनन अंग होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे का जनन अंग किसे कहते हैं, तो वो कौन सा है मेरा, पुष्प। पुष्प को पौधे का जनन अंग कहते हैं। अब पुष्प का देखिए, पुष्प में भी बहुत सारे भाग होते हैं। और कौन कौन भाग होते हैं, तो पुष्प के भाग में देखिए मुख्य रूप से 4 भाग। बाहरी दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा पुमांग, और चौथा जयांग। और इसी 4 को हम पढ़ेंगे। तो कोई भी जो फूल होता है, आप फूल को देखिएगा। इस तरह से कोई फूल होता है, कोई फूल देखिए। तो बाहर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बाहरी दल पुंज का। कोई भी आप फूल देखिएगा तो उसमें 4 भाग होता है, बाहरी दल पुंज, पुमंग और जयांग। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसका, बाहरी दल पुंज का। तो बाहरी दल पुंज क्या है, इसको पौधे कर रहे हैं, आपका पुष्प का अनावश्यक भाग कहा जाता है, या कहें तो इसको सहायक भाग भी कहा जाता है। देखिए इसको सहायक भाग भी कहते हैं। ये वाला जो भाग होता है पुष्प का, देखते हैं कि जब कली होती है उसको ढका हुआ रहता है, और जैसे वो फूल खिल जाती है तो नीचे ये जो पत्ता की तरह ऐसे आ जाता है, इसी को कहते हैं क्या, बाहरी दल पुंज। तो देखिए, और इसका काम क्या है मुख्य रूप से बाहरी दल पुंज का, तो कली को और पुष्प को, जब पुष्प बन जाती है लेकिन मुख्य रूप से कली को सुरक्षा प्रदान करना, और कली के आंतरिक अंगों के भागों को भी सुरक्षा प्रदान करना। अगर एक कली है, देखते हैं कली ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे क्या होता है, इसके ऊपर एक कवच होती है, और बाद में जब फूल खिलता है तो ये कवच ऐसे नीचे की ओर आती है और इस तरह से आपका फूल खिल जाता है। तो यही जो कवच है यह क्या है, मेरा बाहरी दल पुंज है। तो मुख्य रूप से अगर इसको हम कली को ही समय तोड़ के हटा दे तो पता चलेगा कि यह फूल खिला नहीं, वहीं पे बर्बाद हो गया। यानी कि मुख्य रूप से काम जो है बाहरी दल पुंज का वह है आपका कली को सुरक्षा प्रदान करना और कली के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करना। और जब यही कली खिल जाती है तो क्या होता है कि यह एक अनावश्यक भाग की तरह टूट कर गिर जाता है या फिर लगे रहता है। बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं, ऐसे फल भी होते हैं जिसका बाहरी दल पुंज उसका अंत तक क्या करता है, उसमें लगा रहता है। जैसे कि अब टमाटर देखिए, बैगन देखिएगा, तो उसमें जो बाहरी दल पुंज होता है वह हमेशा के लिए लगा रहता है, और वह फल के साथ ही क्या होता है, रहता है चिपका हुआ, वो उसको सुरक्षा देता है। लेकिन
कुछ फूल ऐसे भी हैं जिनके जैसे वो फूल खिला वो क्या होता है, बाहरी दलपुंज गिरने लगता है। अब बात करते हैं ये बाहरी दलपुंज का। देखिए ये जो मेरा बाहरी दलपुंज है बहुत संख्या में होता है, 3 4 5 6 7 8 कितना भी संख्या में हो सकता है। लेकिन जब यह केवल एक बाहरी दलपुंज की बात करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो उस एक बाहरी दलपुंज को सीपल कहते हैं। जब वही बहुत सारे हो जाएंगे तो पूरा बाहरी दलपुंज है, लेकिन जब प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, सीपल के नाम जानते हैं। और ये क्या होता है, फूल का प्रथम चरण होता है। देखिए लेकिन उसके पहले बाहरी दलपुंज के पहले भी देखिएगा ऐसे एक मोटा सा रचना होती है, डंठल के, ये तो डंठल है मेरा, और ये रचना जो होती है ये वाला मोटा सा, इसे क्या कहते हैं, तो ये है मेरा पुष्पासन। देखिए नाम से ही है पुष्पासन, जिस पर पुष्प आसन किया हुआ है यानी कि बैठा हुआ है। तो ये जो भाग रहता है आपका मोटा सा फूल में, देखिएगा ये वाला भाग जो डंठल और पुष्प के बीच में रहता है, तो इस भाग को बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन के बाद क्या हो गया आपका, वहीं से स्टार्ट होता है बाहरी दलपुंज। तो बाहरी दलपुंज का काम क्या देख लिए, एक तो इसको सहायक अंग कहते हैं या फिर अनावश्यक अंग कहते हैं। अनावश्यक अंग कब कहेंगे, जब इसका कोई काम नहीं रहेगा या गिर जाएगा तब। और साथ में क्या, कली को सहायता किया, नहीं इसके आंतरिक जो अंग है उसकी सुरक्षा किया। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग, और दूसरा है कौन, आपका दलपुंज। ये दलपुंज क्या होता है, बाहरी दलपुंज तो ये समझ गए। और दलपुंज जो होता है, हम जब देखते हैं कि फूल में बहुत सारे पंखुड़ियाँ होती है, जैसे ऊपर वाला जो पंखुड़ी होती है, गुलाब मान लीजिए, गुलाब ही लिए तो गुलाब में बहुत सारे पंखुड़ियाँ मिलकर गुलाब का रचना करती है, नहीं तो ये जो पंखुड़ियाँ होती है इसी को बोलते हैं दलपुंज। तो इस पंखुड़िया का काम क्या है इस दलपुंज का, तो और चलिए दूसरा बात करते हैं। दलपुंज था, दूसरा चरण है यहाँ, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, और इसमें जितने भी जो पंखुड़ियाँ निकली हुई रहती है उसको क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। और ये रंगीन होती है, और रंगीन होने के कारण यह क्या होता है कि इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण यह होता है कि जो कीट होती हैं जो दूसरे जगह से उड़कर आपके इसके परागन पर आकर बैठते हैं, तो उसको अपने ओर आकर्षित करने का काम, ताकि वह आए और परागन छोड़े और जहाँ से क्या हो, निषेचन की क्रिया हो। तो मुख्य रूप से काम क्या होता है, तो परागन के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। तो इसका काम देख लीजिए दलपुंज का। तो दलपुंज बहुत संख्या में होती है, वो भी 3 4 5 6 7 हो सकती है, बहुत संख्या में हो सकती है, यानी उसकी भी कोई संख्या लिमिट नहीं है कि हाँ इतना ही संख्या में पाया जाएगा। तो ये जो एक एक पंखुड़ियाँ मिलके बनती है वह दलपुंज बनती है। इसका मुख्य रूप से काम है कीटों को परागन के लिए अपनी ओर आकर्षित करना। बहुत रंगीन होती है, सुंदर भी लगती है देखने में। जहाँ से कीट क्या होते हैं, दूसरी जगह से उड़ कर आते हैं और अपने परागन छोड़ते हैं, फिर यहाँ से परागन लेकर जाते हैं, क्या इस तरह से उसमें निषेचन होता है। ऐसे जानते हैं कि पादप में मुख्य रूप से किस तरह का निषेचन होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो यानी एक दूसरे, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका काम, दलपुंज का दूसरा चक्र था, दूसरा चरण था, नहीं और दूसरा चरण था, और इसका मुख्य रूप से काम था कीटों को परागन के लिए अपनी ओर आकर्षित करना। चलिए आगे बात करते हैं उमंग की। देखिए यहाँ पर जो ये डंठल निकली रहती है इसमें भी भाग होते हैं। इस तरह से देखिएगा, अगर आप पंखुड़िया को तोड़कर हटा दीजिएगा तो यहाँ पर इस तरह से डंठल मिलेंगे, इस तरह से। ये वाला जो भाग होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग पुतंतु, या इसको फिलामेंट बोलते हैं। और ये है मेरा परागकोश, और परागकोश के अंदर ही क्या रहता है, आपके परागकण या पुंकेसर रहते हैं। परागकोश में ही क्या पाए, देखिए ये वाला भाग, ये देखिए, और ये पुतंतु यानी फिलामेंट और परागकोश जिस ज्वाइंट पर मिलता है उस ज्वाइंट को बोलते हैं योजी। याद रखिएगा 3 भाग, एक तो ये लंबा सा जो आपका लंबा होगा उसको पुतंतु बोलेंगे, ऊपरी भाग को जो बोलते हैं
जो ये ऐसे निकला हुआ था गट्ठल नुमा, इसको परागकोश बोलते हैं, और जहाँ पर ये ज्वाइंट होता है उसको योजी बोलते हैं। और इसी परागकोश में आपके पुंकेसर पाए जाते हैं। परागकण बोलिए, परागकण भी इसी कोश में पाए जाते हैं। देखिए, तो ये सब जो भाग है ये किसका भाग है? पुंकेसर हो गया, परागकोश हो गया, पुतंतु, फिलामेंट, फिलामेंट दोनों में आएगा, लेकिन ये जो भाग है पुंकेसर किसका है आपका? तो पुमंग का भाग है। पुमंग किसका जननांग है? तो नर जननांग। देखिए नाम से पुमंग, पु यानी पुरुष, तो पुरुष का जो जननांग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा मेरा? पुमंग। यानी कहता है कि आपका कौन सा इसमें नर जननांग है, कौन मादा जननांग है, तो यहाँ पर पुमंग मेरा क्या हो जाएगा? तो नर जननांग है। देखिए नाम से पु, तो पु यानी पुरुष, तो पुरुष का जननांग है कौन आपका? पुमंग। अब आगे बात करते हैं पुमंग की बात। तो जयांग का नहीं, जयांग क्या होता है? तो देखिए जयांग यानी ज यानी जननी। जननी किसको बोलते हैं? लेडीज हो, नहीं मादा हो। तो ये वाला जो रचना होगी, देखिए तो ये तो मेरा क्या होगा? ये इधर से दोनों जो निकला हुआ है ये सब क्या होगा मेरा? इसमें ये परागकोश होगा, इसमें परागकण भरे होंगे, ये पुतंतु है। लेकिन ये बीच वाला भाग देखिएगा, बीच में भी ऐसे ऐसे निकला होता है, इस भाग को बोलते हैं, इसका भी नाम है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये जो रचना होती है, देखिए यहाँ पे तो बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है, तो ऐसे मिटा के देखते हैं। ऐसे फूल की रचना है, और बीच वाला भाग हम लोग बना रहे हैं, और ये आपका पुमंग को छोड़ दे रहे हैं। तो ये देखिए इसके जो भाग कहलाते हैं, ये क्या है हमारे? ये है वर्तिका, और ये है ऊपर जो वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि जो वर्तिका हुआ और वर्तिकाग्र हुआ, ये किसका भाग है? तो ये मेरा जयांग का भाग है। यानी कि आपका वर्तिका और वर्तिकाग्र जो होता है वो जयांग यानी मादा जनन अंग का भाग है। ये क्या आपका? जयांग का भाग है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिए किसका कौन भाग है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये सब जयांग का है। पुमंग हो गया, पुंकेसर हो गया, ये सब किसका भाग है? तो आपका पुमंग का है। पुंकेसर कहा गया था, यानी पुमंग कहा गया। पुंकेसर हो गया, परागकोश हो गया, ये सब क्या है आपका? पुमंग का भाग है। तो हम लोग ये चारों देखे कि पहला था आपका बाहरी दल पुंज जो सहायक कर रहा था, फिर अनावश्यक रूप से भी आपका बाद में गिर जाता है, कोई काम नहीं बचता है। दूसरा चरण था आपका कौन सा? दल पुंज जो पंखुड़ियां निर्मित है, ये तीसरा चरण था, और ये चौथा चरण था जयांग। अब इतना होने के बाद देखते हैं, ये चारों हो गया नहीं? अब ये चार भाग हो गया, इसको मिटाते हैं। फिर अगर हम दूसरे भाग की बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग पुष्प की बात किए हैं, तो पुष्प की बात आता है तो सबसे पहले ये याद रखना जरूरी होता है कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है आपका एंथ्रोलॉजी। ये मेरा पुष्प का अध्ययन कहलाता है, जिसमें चारों चरण होगा, चारों चक्र होगा। मतलब कि बाहरी दल पुंज, उसके बाद हो गया आपका पुमंग, जयांग, ये चारों चक्र जिसमें पाया जाएगा उसको पूर्ण पुष्प बोलते हैं, और जिसमें चारों चक्र नहीं पाया जाएगा उसको अपूर्ण पुष्प बोलते हैं। पुष्प का जो विकास होता है वह प्रारोही जो है वो आपका रूपांतरित होकर पुष्प में बदल जाती है। अब बात करते हैं हम लोग बीजांड का। बीजांड क्या होता है? देखिए, तो इसके लिए फिर से हमें फूल बनाना पड़ेगा। गंठल बनाते हैं, ये आपका, चलिए पुमंग बना दिए। ये वाला जो भाग होता है यहाँ पर ऐसे, यहीं पर होता है आपका बीजांड। यानी कि इसकी जो रचना होती है वह किस तरह से होती है? तो अंडानुमा रचना होती है। इसका आंसर क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। बीजांड का बीज है लेकिन अंडा की तरह रचना होती है, गोलनुमा, इसलिए इसको बीजांड कहते हैं।
बीजांड के अंदर ही भ्रूणपोष पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भ्रूणपोष कहाँ पाया जाता है, आपका दे देगा पुंकेसर में, परागकोश में, नहीं, आपका जो भ्रूणपोष है वह भ्रूणपोष बीजांड के अंदर ही पाया जाता है। और इतना ही छोड़ते हैं, अगला टॉपिक देखेंगे दूसरा। फिलहाल में इतना रखते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें।